हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बोल्शेविक क्रांति के परिणाम भाग 3 वीडियो में बात कर रहे हैं कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामंतों एवं पूंजीपतियों का सफाया हुआ। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सरकारी अध्यादेशों के अंतर्गत पूंजीपतियों से उनके कारखाने छीन लिए गए, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूंजीपतियों के स्थान पर अब श्रमिकों की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इसी प्रकार रूसी सामंत प्रथा का भी सफाया कर दिया गया, उनकी जागीरें छीन ली गई। किसान भूमि को भूमिहीन किसानों में वितरित कर दिया गया। सामंतों और पूंजीपतियों के सफाये से किसानों एवं मजदूरों के शोषण का अंत हो गया, क्योंकि क्रांति ने सभी प्रकार के विशेषाधिकारों को भी समाप्त कर दिया था। दूसरा आर्थिक परिणाम था रोटी की समस्या का समाधान। तो 1917 की क्रांति का सूत्रपात रोटी की समस्या को लेकर हुआ था। इसके समाधान की दिशा में पहला कदम रूस को महायुद्ध से अलग करने की दिशा में उठाया गया। इसके बाद सामंतों से भूमि छीनकर उस भूमि को भूमिहीन किसानों में बांट दिया गया। युद्ध के दौरान धन संपन्न लोगों तथा मुनाफाखोरों ने बहुत बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री का स्टॉक जमा कर रखा था। बोल्शेविक सरकार ने इस प्रकार से जमा खाद्य सामग्री को जब्त करके निर्धन मजदूरों में बांट दिया। इसका परिणाम यह निकला कि खाद्य वस्तुओं के भावों में काफी गिरावट आ गई और लोगों को अब भोजन की व्यवस्था की चिंता से राहत मिल गई। अगला आर्थिक परिणाम यह निकला कि रूस का औद्योगिक विकास हुआ। 1917 की क्रांति के पूर्व औद्योगिक विकास की दृष्टि से यूरोपीय राज्यों की तुलना में रूस काफी पिछड़ा हुआ देश था, परंतु क्रांति के बाद रूस इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति की। बड़े बड़े बिजली घरों, कल कारखानों को स्थापित किया गया। परिणाम स्वरूप उत्पादन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि रूस अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद उत्पादित माल का निर्यात करने की स्थिति में आ गया और वह आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्र बन गया। अगला आर्थिक परिणाम था पंचवर्षीय योजनाएं। तो लेनिन के आर्थिक सुधारों से रूसियों को राहत तो मिली, परंतु वे अधिक उन्नति नहीं कर पाए। इसके बाद स्टालिन ने रूस का आर्थिक नक्शा ही बदल दिया। उसने अपने समय में 2 पंचवर्षीय योजनाएं चालू की, उनमें रूस को आशातीत सफलता मिली। परिणाम यह निकला कि रूस विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में आ खड़ा हुआ। अगला आर्थिक परिणाम वर्ग संघर्ष की समाप्ति के रूप में हमारे सामने आता है। औद्योगिक विकास के साथ ही वर्ग संघर्ष भी बढ़ता जाता है, अर्थात उद्योगपति श्रमिकों का अधिक से अधिक शोषण करने की सोचता है और श्रमिक वर्ग अधिक से अधिक पारिश्रमिक तथा सुविधाओं की मांग करता है। इस प्रकार दोनों में संघर्ष बढ़ता ही जाता है, परंतु क्रांति के बाद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों का सफाया हो जाने से वर्ग संघर्ष का भी अंत हो गया। कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीय सरकार सर्वहारा वर्ग की सरकार थी। हम अगले आर्थिक परिणाम की चर्चा करें, वो था श्रमिकों के जीवन स्तर में इससे काफ़ी परिवर्तन आया और सुधार आया। 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का श्रमिक वर्ग अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन यापन करता था। शासन और समाज में उसकी कोई मान मर्यादा और प्रतिष्ठा नहीं थी। उसे बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी और गंदी बस्तियों में जानवरों की भांति जीवन बिताना पड़ता था। परंतु क्रांति के पश्चात धीरे धीरे उसे अपने विकास के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध होने लगे, जिससे उसका जीवन स्तर भी उन्नत हो गया और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति ने श्रमिक वर्ग की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बढ़ा दिया। क्रांति का बड़ा महत्व और प्रभाव भारत के विश्व के इतिहास में हमें नजर आता है। 1917 ईस्वी की क्रांति, रूस में जो 2 क्रांतियां हुई, पहली थी मार्च की क्रांति, जिसने जार के निरंकुश शासन के स्थान पर उदारवादी सिद्धांतों के आधार पर प्रजातंत्र की स्थापना की, किंतु यह प्रजातांत्रिक प्रयोग सफल नहीं हो पाया। और नवंबर में दूसरी क्रांति हुई, जिसे बोल्शेविक क्रांति कहा जाता है। इस बोल्शेविक क्रांति ने रूस में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित किया। बोल्शेविक क्रांति को मानव जाति के इतिहास में एक युगांतकारी घटना माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो इस क्रांति से क्रांतिकारी नेताओं की सभी आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। लेनिन को आशा थी कि रूस की क्रांति के पश्चात पश्चिमी यूरोप में भी क्रांति भड़क उठेगी
तथा संपूर्ण यूरोप में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाएगा। इस ध्येय की पूर्ति के लिए 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना भी की गई, परंतु पश्चिम के पूंजीवादी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर दी ताकि उनके देश में साम्यवाद के रोगाणुओं का प्रवेश न हो सके। स्वयं बोल्शेविकों द्वारा शुद्ध साम्यवादी सिद्धांतों के आधार पर राजनीतिक एवं आर्थिक ढांचा तैयार करने का प्रयोग भी सफल नहीं हुआ। फलतः परिस्थितियों के अनुसार उन्हें अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करना पड़ा। धन्यवाद।